नमस्कार मित्रों, भारत और विश्व के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है और इस बार खतरे की घंटी बज रही है नेपाल से। नेपाल से इसलिए क्योंकि चीन नेपाल के पूरे मीडिया को नियंत्रित करने की एक योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में नेपाल का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन एंड फेडरलिज्म, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। पिछले साल भी उसने एक रिपोर्ट जारी की। तो हम इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं वो आपके साथ साझा करेंगे और इससे पता चलता है कि भारत के लिए क्यों खतरे की घंटी बज चुकी है और नेपाल में स्थिति क्यों चिंताजनक है। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि नेपाल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाल में बड़ी संख्या में जो है वो वहां पर हिंदू रहते हैं और नेपाल और भारत का बहुत ही प्राचीन समय से संबंध रहा है। सामरिक दृष्टि से यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाल बहुत महत्वपूर्ण देश है और चीन वहां पर लंबे समय से अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की जो योजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जिसका भारत विरोध कर रहा है, नेपाल को उस योजना के अंदर चीन शामिल करने का प्रयास कर रहा है और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। तो अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चीन जो है वो नेपाली मीडिया को नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पिछले 5 से 6 सालों में 9,000 से ज्यादा नेपाली पत्रकारों को चीन नेपाल से अपने यहाँ पर डेलीगेशंस में ले गया है। वहां उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, वहां उन्हें घुमाया फिराया, उन्हें बहुत महंगे महंगे उपहार दिए और ये सारे जो पत्रकार वहां गए इनको एक ट्रेनिंग देने के नाम पर जो है वो ज्यादातर पत्रकारों को वहां ले जाया गया। लेकिन इनको ट्रेनिंग वहां पर इस प्रकार की मिली है कि वापस आने के बाद इनमें से जो ज्यादातर पत्रकार हैं उनका रुख भारत विरोधी हो गया है। उनका रुख जो है चीन के समर्थन में हो गया है और वो चीन की भाषा ही बोलने लगे। तो इस प्रकार से नेपाली मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अब चीन की भाषा बोल रहा है। इसके अलावा इन पत्रकारों के बच्चों को, इस रिपोर्ट में ही ये खुलासा किया गया है कि इन पत्रकारों के बच्चों को यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। ये विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज चीन के अंदर हैं और या तो चीनी विश्वविद्यालय उनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जहां पर वो उनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं दे पाते हैं वहां पर चीनी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो चीन की हैं, वैसे तो वहां पे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सभी सरकारी कंपनियां ही हैं और सारी की सारी कंपनियां चीन की सरकार के लिए ही काम करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्टों का शासन है, एक डिक्टेटरशिप है कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर। और सारी कंपनियां, सारा बिजनेस मूलतः जो है वो चीन की सरकारी कंट्रोल करती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। तो इन कंपनियों के माध्यम से भी स्कॉलरशिप दी जा रही है और उसमें दिखाया ये जा रहा है कि नहीं, ये तो एक सामान्य रूप से स्कॉलरशिप दी जा रही है। लेकिन इस प्रकार से नेपाली पत्रकार है उनकी बच्चों को बड़ी संख्या में वहां ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो है एक और जो खतरनाक चीज हो रही है नेपाल में, और खासकर जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, वो है चीनी कंपनियों का नेपाल की मीडिया कंपनियों के अंदर निवेश करना। और चीनी कंपनियां है वो वहां पर बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म सेटअप भी कर रही हैं और वहां पे वो रेडियो स्टेशन खोल रहे हैं, वहां पर वो टेलीविजन पर उनका प्रभाव है, समाचार पत्रों पर उनका प्रभाव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनका प्रभाव है। चीनी कंपनियां प्रत्यक्ष निवेश कर रही हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब चीनी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, चीनी कंपनियों के ये मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, तो वो किस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करेंगे, किस तरीके की भाषा बोलेंगे। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है? इसका प्रभाव ये हो रहा है कि नेपाली मीडिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अब चाइना, प्रो चाइना हो गया है और एंटी भारत हो गया है और वो भारत के खिलाफ विमर्श बनाते हैं और चीन के समर्थन में विमर्श बना रहे हैं। और वो जनमानस को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल का जो अलाइनमेंट है वो भारत के साथ नहीं, चीन के साथ होना चाहिए। और खासकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जिसकी मैंने आपसे बात की, और इसी के तहत जो महंगे कर्ज चीन देता है और श्रीलंका जैसे देश को और इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों को उसने अपने कर्ज के जाल में फंसाकर और दिवालिया कर दिया। और फिर उनके जो महत्वपूर्ण सामरिक संसाधन थे, जैसे पोर्ट्स हैं, उनके जो और इम्पोर्टेंट जो उनके पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, तो इन सबको फिर चीन कंट्रोल करने लगता है और इस प्रकार से उस देश की गर्दन उसके हाथ में आ जाती है, उस देश पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। फिर चीन वहां पर अपने बेसिस बनाता है, अपने फौज के बेस बनाता है, अपने स्पाइंग नेटवर्क खड़े करता है। तो इस प्रकार से चीन काम करता है। तो नेपाली मीडिया
नेपाल में भारत के साथ एक अलाइनमेंट का, जैसा मैंने आपको बताया, प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल का संबंध रहा है। तो नेपाल की जनता अमूमन जो है वो भारत के साथ खड़े होने के पक्ष में हमेशा से रही है, और चीन के साथ वहां का जनमानस खड़ा नहीं होना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे एक भारत विरोधी विमर्श और एक चीन के समर्थन में जो विमर्श है वो बनाया जा रहा है। और अंततः चीन का लक्ष्य इसमें भी यही है कि नेपाल को पूरा कंट्रोल करना, उसको महंगे कर्ज के बोझ तले दबा देना, और उसके बाद नेपाल की सारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसको कंट्रोल करना। और आप सोच सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। दूसरा काम ये मीडिया जो कर रहा है, जो चीनी प्रभाव वाला मीडिया है, और चीन अपना जो प्रभाव कायम कर रहा है, उसमें एक विमर्श जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माओइस्ट्स हैं, माओवादी हैं, और उनके पक्ष में एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि उनकी राजनीतिक जड़ें और ज्यादा मजबूत हो जाएं। और जो राष्ट्रीय विचारों वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय विचारों वाले राजनीतिज्ञ हैं या बुद्धिजीवी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ विमर्श खड़ा किया जा रहा है। वहीं से ही भारत के खिलाफ भी नेपाली मीडिया के माध्यम से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल के राष्ट्रवादियों के खिलाफ, नेपाल में जो भी भारत समर्थक लोग हैं उनके खिलाफ एक विमर्श खड़ा करना, उन्हें टारगेट करना, उन्हें नेपाल विरोधी साबित करना। तो इस प्रकार से नेपाल में जो चीन है वो नेपाली मीडिया को बहुत हद तक अब कंट्रोल करने की स्थिति में ऐसा लगता है कि आ गया है, कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो लगता है कि इस विषय पर अपने यहाँ ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है, इस विषय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि जो अपने नीति निर्माता है वो इस तरफ ध्यान देंगे। हमारे यहाँ के जो प्रबुद्ध जन है, जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो है इस विषय में चिंता की जानी चाहिए कि किस प्रकार से चीन नेपाल को अपने शिकंजे में ले रहा है। और जब किसी समाज के मीडिया को या किसी देश के मीडिया को कोई देश, दूसरा देश या कोई शक्ति अपने शिकंजे में ले लेती है, तो उस देश को कंट्रोल करना, उस देश के नैरेटिव को कंट्रोल करना, उस देश में अपने हिसाब से नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जल्दी एक नए विषय के साथ मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।